ब्लैक मिथ वुकोंग, एक ऐसी ट्रिपल ए गेम जो कि अपने रिलीज के एक महीने के अंदर $900 मिलियन से ऊपर की कमाई कर चुकी है। ये गेम इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि अभी आप किसी भी गेमिंग क्रिएटर के चैनल पे जाओ, मोस्ट प्रोबेबली वो इस गेम को या तो स्ट्रीम कर रहे होंगे या फिर कर चुके होंगे। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से कई लोग इन स्ट्रीम्स को देख रखे होंगे, वही कुछ अमीर लोग गेम को खेल भी लिए होंगे। वैसे मुझे भी खेलना था, लेकिन गेम का दाम स्टीम पे 3500 रुपए है। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। जो भी सिचुएशन है, आपको गेम के बारे में पता तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपको गेम के पीछे की फोकलोर और माइथोलॉजी के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां हम न सिर्फ गेम की स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, बल्कि हम इससे जुड़े फोकलोर और माइथोलॉजी को भी बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सो राइट ऑफ द बैट मैं आपको बता दूं कि ब्लैक मिथ वुकोंग गेम की कहानी 6 चैप्टर्स में बटी है। ये गेम चाइनीज नोवेल जर्नी टू द वेस्ट से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट हम गेम के अंदर ऐसे कई कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि नोवेल में भी थे। तो गेम की स्टोरी को समझने के लिए हमें पहले जर्नी टू द वेस्ट किताब का एक ओवरव्यू जानना पड़ेगा। जर्नी टू द वेस्ट एक क्लासिकल चाइनीज एपिक है जिसे वू चेंगेन ने लिखा था। नोवेल शुरू होती है अपने प्रोटैगनिस्ट सन वुकोंग के साथ, जहां सन वुकोंग यानी कि मंकी किंग एक स्टोन से बॉर्न होते हैं। ये स्टोन 5 एलिमेंट से नरिश्ड होता है, विच आर फायर, वाटर, वुड, मेटल एंड अर्थ। वुकोंग में सीखने की बहुत इच्छा होती है, इसलिए वो धीरे धीरे द आर्ट ऑफ द टाओ, 72 पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉम्बैट, क्लाउड को राइड करना एंड सीक्रेट्स ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये सब सीख लेता है। उनकी बढ़ती ताकत को देख के उन्हें सेलेस्टियल ब्यूरोक्रेसी में जगह दी जाती है, बट वो रियलाइज करते हैं कि उन्हें हेवेंस में सबसे लोअर रैंक मिली थी। ये देख के उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो सेलेस्टियल कोर्ट में खूब उधम मचा के वहां से चले जाते हैं। इनफैक्ट वो खुद को ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन भी डिक्लेयर कर देते हैं। तब लॉर्ड बुद्धा इंटरवीन करते हैं और सन वुकोंग को एक माउंटेन के नीचे 500 साल के लिए कैद कर देते हैं। वैसे लॉर्ड बुद्धा कैसे कैद किए थे इसकी अपनी एक कहानी है, साथ ही वुकोंग के इमॉर्टैलिटी हासिल करने की, वो भी 7 बार, उसकी भी एक कहानी है जिसको कभी और अपन कवर करेंगे। द पॉइंट हियर इज कि माउंटेन के नीचे कैद होने के बाद कहीं न कहीं वुकोंग को अपने एक्शंस को रीथिंक करने का समय मिला। अब नोवेल में हम मिलते हैं बुद्धिस्ट मॉन्ग टैंग सिजांग से। लॉर्ड बुद्धा उनसे कहते हैं कि वो इंडिया जाके वहां से बुद्धिस्ट सूत्रास को लेके वापस चाइना आए। अब क्योंकि इंडिया चाइना के वेस्ट या साउथ वेस्ट में आता है, इसलिए नोवेल का नाम है जर्नी टू द वेस्ट। तो खैर अब क्योंकि अकेले जाने में खतरा था, तो मंक सनजांग को अकंपनी करते हैं सन वुकोंग, जुहू बजाई जो कि हाफ पिग हाफ ह्यूमन है, और सा वुजिंग। ये तीनों ही सेलेस्टियल कोर्ट यानी कि जेड एम्परर के खिलाफ गए थे और लॉर्ड बुद्धा के टीचिंग को रिजेक्ट किए थे। इनके लिए ये जर्नी एक चांस था ताकि वो अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट कर पाए और लॉर्ड बुद्धा के टीचिंग्स को एक्सेप्ट करे। अपनी जर्नी में ये डिफरेंट मॉन्स्टर्स और आपदाओं को इनकाउंटर करते हैं एंड रिलीजियस अवेयरनेस पाते हैं। अब सन वुकोंग का वेपन है रुई जिंगू बांग, जो कि एक स्टाफ है यानी कि एक छड़ी जैसा है, जिसे वुकोंग अपने पावर से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। वो इसे एक नीडल के साइज में श्रिंक करके अपने कानों के पीछे रखते हैं और कॉम्बैट के वक्त इसे निकाल के इसका साइज अकॉर्डिंगली एक्सपैंड करते हैं। खैर अब जब वुकोंग को माउंटेन के नीचे से निकाला जाता है मंक की हेल्प करने के लिए, तो यहाँ ये रिस्क इन्वॉल्व था कि कहीं वुकोंग फिर से रेबेल ना कर दे, क्योंकि देखा जाए तो वुकोंग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और इसीलिए उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए उनके सर पे एक बैंड जैसी चीज को फिट किया जाता है जिसे वो खुद रिमूव नहीं कर सकते। इनफैक्ट मॉन्ग सनजांग जब भी एक मंत्र को पढ़ते हैं तो ये बैंड टाइट हो जाता है, जिससे वुकोंग को सर में बहुत जोर से दर्द होती है। एंड ऑफ कोर्स इतना तेज दर्द होगा तो इंटर्न वुकोंग को कंट्रोल में लाया जा सकता है। खैर नोवेल के एंड में ये चारों बुद्धिस्ट सूत्रास को लेके वापस ईस्ट में आते हैं और यहाँ सन वुकोंग एंड मॉन्ग टैंग सनजांग दोनों ही बुद्धाहुड यानी कि एनलाइटनमेंट अचीव कर लेते हैं। तो ये थी जर्नी टू द वेस्ट की ब्रीफ स्टोरी, जो कि पूरे 100 चैप्टर्स की नोवेल है। सो नाउ दैट वी हैव आवर रेफरेंसेस क्लियर्ड, लेट्स मूव टू द एक्चुअल गेम। तो गेम की कहानी शुरू होती है वुकोंग के साथ। I mean, हम लोग एज सन वुकोंग प्ले कर रहे होते हैं और हम देख पाते हैं कि यहाँ वुकोंग से लड़ने एक बहुत बड़ी सेना आई होती है और इस सेना को आर्लैंग शिन
लीड कर रहे थे। अब आर्लैंग चाइनीज फोक रिलीजन और डाओइज्म में मेंशन्ड एक गॉड है जिनके पास वाटर बेंडिंग की शक्तियां हैं और वो डीमंस को सबड्यू करते हैं। इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके सर पे बना एक थर्ड आई, और इस आई को ट्रूथ सीइंग आई भी कहते हैं। दरअसल दोस्तों इस गेम की जो कहानी है वो शुरू होती है जर्नी टू द वेस्ट की कहानी के बाद। होता यह है कि सन वुकोंग को इस जर्नी के बाद सेलेस्टियल कोर्ट में जगह दी जाती है, पर उन्हें उस लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। बेसिकली उन्हें अपने ट्राइब के साथ अपने माउंटेन्स में ही रहना था, जहां उनके फ्रेंड्स है आसपास, उनका अपना घर है, यू गेट द ड्रिल। बट सेलेस्टियल कोर्ट को ये बात पसंद नहीं आई और इसीलिए आर्लैंग शेन इतनी बड़ी सेना लेके आए हैं और वो माउंटेन को भी तोड़ने वाले हैं, वुकोंग को भी पीटने वाले हैं एंड उसके काइंड पे भी हमला करके उन्हें मारने वाले हैं। तो इसी बात पे सन वुकोंग और आर्लैंग की 1-on-1 डुएल हो जाती है, जहां पे एक बढ़िया सा क्लाउड वाला सेटअप था पूरा, और इस डुएल को तो आप लोग कई बार देख चुके होंगे यूट्यूब पे। यहाँ आपने गौर किया होगा कि वुकोंग का कोई भी हेल्थ बार नहीं था, डिपिक्टिंग कि वो इमॉर्टल है। खैर कुछ देर लड़ने के बाद वुकोंग एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो जंगल की तरफ जाते हैं, सेइंग कि वहां मुझसे आके लड़ो। आर्लैंग भी यहाँ एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म होके कुछ देर तक वुकोंग के बर्ड वाले फॉर्म को फॉलो करते हैं, बट देन आर्लैंग यहाँ वुकोंग के हेड बैंड को समन कर लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब इस हेड बैंड के कारण वुकोंग को इतना पेन होता है कि ऑफ कोर्स वो इमोबिलाइज हो जाते हैं, और इसी का फायदा उठा के आर्लैंग अपने एक्स से अटैक करता है, जिससे वुकोंग माउंटेन पे जाके गिरते हैं। सो दिस वाज द पॉइंट जहां पे वुकोंग को वापस से कैद कर लिया गया है और उनका हम अवशेष कह सकते हैं, जो कि माउंटेन पे एक रॉक के रूप में अब उपस्थित है। अब नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि जब वुकोंग को इनलाइटनमेंट मिल गई थी तो आइडियली उनके सर से हेड बैंड हटा देना चाहिए था, बट वुकोंग को कंट्रोल करने वाला वो हेड बैंड अब भी था, और इसका मतलब सिर्फ एक है कि सेलेस्टियल कोर्ट अब भी वुकोंग पे ट्रस्ट नहीं करते थे, इवन दो वुकोंग को इनलाइटनमेंट मिल गई थी। खैर अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम समझ पाते हैं कि काफी इयर्स बीत चुके हैं। हम माउंट हुआगो पे उस स्टोन को देखते हैं जिसमें वुकोंग के काइंड ऑफ अवशेष और रिमेन्स हैं। माउंट हुआगो वही जगह है जहां पे वुकोंग जाना चाहते थे, मतलब उसके मंकी वाले जो फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, वो लोग इसी माउंटेन पे रहते हैं। यहाँ हम एक ओल्ड मंकी को देख पाते हैं जो कि इस पुरानी कहानी को नरेट कर रहे थे। वो बताते हैं कि वुकोंग कैद होने से पहले अपने 6 सेंसेस को 6 रिलिक्स में डिवाइड कर दिए थे, और ये जो रिलिक्स हैं वो ऑल ओवर चाइना बिखरी पड़ी हैं। ऑफ कोर्स ये रिलिक्स काफी ज्यादा पावरफुल थी, और जो भी इन रिलिक्स को बियर करेगा वो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यही वजह है कि 5 रिलिक्स को अलग अलग योगुआई बॉसेस ने क्लेम कर लिया है। ओल्ड मंकी बताते हैं कि क्योंकि वो सन वुकोंग के फॉलोअर हैं, तो ऐसे में वो हमेशा एक यंग वॉरियर को भेजते हैं। कहां भेजते हैं? वेल उस दिशा में जहां जाके वो यंग वॉरियर उन रिलिक्स को रिकवर कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 6 रिलिक्स को कोई पा लेता है और इनको मिला दिया जाए तो सन वुकोंग को वापस से काइंड ऑफ रिवाइव किया जा सकता है। तो इस गेम में भी एक यंग मंकी वॉरियर को ये टास्क मिलता है, और देखा जाए तो ये जो यंग मंकी वॉरियर है इसका शक्ल वुकोंग से काफी ज्यादा मिलता है। इसे हम डेस्टिन्ड वन के नाम से बुलाते हैं, और थ्रू आउट द वीडियो मैं इसे डेस्टिन्ड वन ही कहूंगा। और इसी पॉइंट से गेम की ट्रू कहानी शुरू होती है। तो हाँ, भले ही गेम के शुरू में आप एज सन वुकोंग खेलते हैं, लेकिन थ्रू आउट द गेम एंड तक आप एज डेस्टिन्ड वन खेलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, आप एज सन वुकोंग नहीं खेलते मेजॉरिटी ऑफ द गेम। वैसे डेस्टिन्ड वन और वुकोंग के बीच में काफी सिमिलैरिटीज हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ऑफ कोर्स सेम तो दिखते ही हैं, साथ ही डेस्टिन्ड वन के पास भी एक साइज चेंज करने वाला स्टाफ है जिसे वो एज नीडल अपने कान के पीछे रखता है। अब यहाँ से हम क्वेस्ट्स पे निकलते हैं, और हर एक क्वेस्ट एक चैप्टर में डिवाइडेड है। टोटल 6 क्वेस्ट्स हैं, यानी कि इस गेम के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, और 6 रिलिक्स भी हैं, हर क्वेस्ट में एक रिलिक काइंड ऑफ। तो यू कैन सी 6 बहुत ज्यादा है इधर। तो पहले चैप्टर का नाम है ब्लैक क्लाउड रेड फायर, जिसकी लोकेशन है ब्लैक विंड माउंटेन। चैप्टर शुरू होता है और हम एज द डेस्टिन्ड वन पहले क्वेस्ट पे जाते हैं। पहला क्वेस्ट होता है ग्विनियन टेंपल से पहला रिलिक लाना, जो कि होती है सन वुकोंग की क्रेविंग आईज। इसे पाने के लिए पहले तो हमें यानी कि डेस्टिन्ड वन को कुछ क्रीचर्स यानी बॉसेस से लड़ना पड़ता है, जिनमें से एक होता है एल्डर जिंची, जो कि एक जायंट ओल्ड मंक रहता है। इसके बाद हम फेस करते हैं चैप्टर के फाइनल बॉस से, यानी कि ब्लैक बियर मॉन्स्टर से। इस चैप्टर में हम बार बार एक बूढ़े आदमी को भी देखते हैं जो कि खुद को कीपर ऑफ द ब्लैक विंड माउंटेन बुलाता है। ये थ्रू आउट द चैप्टर डेस्टिन्ड वन की
की मदद करता है। वो वुकोंग को बताता है कि बहुत साल पहले ये टेंपल पूरी तरह जल गई थी, जिसके बाद इसे रिस्टोर तो कर लिया गया था लेकिन फेथ को रिस्टोर नहीं किया जा सका। खैर ब्लैक बियर को डिफीट करने के बाद वो हमें बताता है कि उसे कोर्ट ने फोर्स किया था इस रेलिक को क्लेम करने के लिए, इनफैक्ट डेस्टिन्ड वन को अपोज भी करने के लिए। वो डेस्टिन्ड वन से इस बात की माफी भी मांगता है, जिसके बाद हम फर्स्ट रेलिक को क्लेम करते हैं जो कि एक बर्ड के फॉर्म में थी, वही बर्ड जिसमें वुकोंग ट्रांसफॉर्म हुए थे शुरुआत के फाइट सीन में। यहीं पे फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है और हम ग्वानियन टेंपल की स्टोरी को देखते हैं। तो स्टोरी में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि एक यंग मंक होता है। वो एक घने जंगल में एक फ्रॉग का पीछा करते करते एक ब्लैक बियर के पास पहुंचता है जिसकी आंखें रेड थी। ब्लैक बियर उसे गोल्ड और रिचेस से भरा पाउच देता है, यानी कि उसे ग्रीड से इंट्रोड्यूस कराता है। अब वो यंग मंक ग्वानियन टेंपल में धीरे धीरे बड़ा होता है। हम देख पाते हैं कि उसे एक्सपेंसिव हाई क्वालिटी कसाया यानी कि शॉल काफी पसंद होते हैं। काफी साल बीत जाते हैं और वो फाइनली टेंपल के एल्डर मंक बनते हैं। अब एक दिन वहां मंक टांग सनजांग और सन वुकोंग आते हैं। टांग सनजांग उन्हें एक रात के लिए एक रोब यानी कि कसाया देते हैं। एल्डर मंक को वो कसाया बहुत पसंद आता है और वो अपने 2 डिसाइपल्स के साथ मिलकर प्लान करते हैं कि रात में जब टांग सनजांग और वुकोंग सो रहे होंगे तब ये लोग उनके कमरे में आग लगा देंगे, जिससे ये कसाया हमेशा के लिए एल्डर मंक की हो जाएगी। बट वुकोंग को इस प्लान की खबर लग जाती है और वो टाइम पे टांग सनजांग के साथ वहां से निकल जाते हैं। अब फायर कंट्रोल के बाहर हो जाती है जिससे सभी लोग मर जाते हैं। एल्डर मंक गिल्ट में खुद को भी खत्म कर लेते हैं। अब क्योंकि उसमें ग्रीड था यानी कि वो कभी इनलाइटनमेंट अटेन ही नहीं किया होता है, तो मरने के बाद वो एल्डर जिंची बन जाता है, जिसे हम इस चैप्टर में ब्लैक बियर से पहले फेस करते हैं। अब यहाँ एक स्मॉल डिटेल है जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। कसाया जो शब्द है वो एक बुद्धिस्ट टर्म है और इसका मतलब होता है बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स द्वारा पहने जाने वाले रोब्स। लेकिन इसी शब्द का संस्कृत में मतलब होता है अटैचमेंट। स्पेसिफिकली कसाया का मतलब होता है किसी एक ऐसे वस्तु से अटैचमेंट हो जाना जो कि आपको इनलाइटनमेंट पाने में ऑब्स्टैकल क्रिएट करे। एल्डर गिंची का कसाया को लेके ऑब्सेशन होना ये दिखाता है कि भले वो एल्डर मंक बन गए थे, मतलब एकदम इनलाइटेंड हो गए थे काइंड ऑफ सो कॉल्ड, बट वो ट्रू सेंस में कहीं ना कहीं इनलाइटनमेंट अचीव नहीं किए थे। और इसी के साथ चैप्टर 1 कंक्लूड होता है। अब बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ जिसका नाम है येलो सैंड डेसोलेट डस्क, जो सेट है येलो विंड रिज में। तो चैप्टर 2 की शुरुआत में जब सीन फेड इन करता है तो हम देख पाते हैं एक हेडलेस बार्ड को जो गाना गा रहा होता है। गाते हुए वो अपनी मैंडोलिन बजा रहा था। इस चैप्टर में हम येलो विंड रिज में सेकंड रेलिक लेने के लिए आए होते हैं। हम देख पाते हैं कि डेस्टिन्ड वन को बहुत सारे एरोज लगे होते हैं और वो एक रॉक के सहारे बैठा होता है। तभी हेडलेस बार्ड अपनी मैंडोलिन को जोर से प्ले करता है और सारे एरोज गायब हो जाते हैं। हम एज द डेस्टिन्ड वन आगे बढ़ते हैं और बॉसेस से कॉम्बैट करते हैं, उन्हें हराते हुए आगे जाते हैं। ध्यान रहे मैं यहाँ सारे बॉसेस को नहीं बता रहा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे अगर आपको बॉसेस की इन्फो भी चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बता देना। एनीवेज इंपॉर्टेंट बॉसेस में से पहले हम एक रैट को देख पाते हैं जो बहुत ही विशाल और भयावह होता है। कॉम्बैट शुरू करने से पहले वो अपने ही फादर को खा जाता है। हम एज डेस्टिन्ड वन उसे हराते हैं, देन आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम फेस करते हैं टाइगर वैनगार्ड को। जी हाँ, ये एक वॉरियर टाइगर है जो कि एक खून के तालाब से खून पी रहा होता है। उसे डिफीट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का फाइनल बॉस योगुआई किंग येलो विंड सेज है जो काफी देर तक एक बड़े से हेड को पकड़ के ही लड़ता है। येलो विंड सेज के डिफीट होने पे वहां हेडलेस बार्ड आता है और बताता है कि येलो विंड सेज ने दरअसल सेकंड रेलिक तो ढूंढ लिया था लेकिन उसे यूज नहीं कर पाया था क्योंकि रेलिक बहुत पावरफुल होते हैं और ऐसे ही कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता। तब उसने अपने मास्टर को डिकैपिटेट करके अपने मास्टर के हेड में उस रेलिक को छुपा दिया। ऐसा उसने इसीलिए किया ताकि वो इस बैरन वैली का किंग बन सके। ये कहते के साथ हम देख पाते हैं कि वो बार्ड कुछ मैजिकल शक्तियों का इस्तेमाल करके साइज में विशाल हो जाता है। फिर वो उस कटे हुए सर को उठाता है और अपने गले पे फिक्स कर लेता है। यहाँ में पता चलता है कि ये बार्ड और कोई नहीं बल्कि बोधिसत्वा लिंगजी है, यानी कि येलो विंड सेज के वार्डन। वो सेकंड रेलिक यानी कि फ्यूमिंग ईयर्स को द डेस्टिन्ड वन को दे देते हैं। यहीं पे सेकंड चैप्टर खत्म होता है और हम फिर से एक स्टोरी को देखते हैं। तो स्टोरी में हम एक यंग सोल्जर को देखते हैं जो किसी बर्फीली पहाड़ पे चढ़ रहा होता है। वो एक ट्री के पास रुकता है जहां उसे एक इंजर्ड व्हाइट फॉक्स दिखता है। सोल्जर उस फॉक्स को अपने घर ले जाता है और उसके वुंड पे बैंडेड बांधता है।
इसके बाद सोल्जर सो जाता है। अब अगली सुबह जब सोल्जर उठता है तो वो देखता है फॉक्स एक लड़की बन चुकी है। धीरे धीरे वो उस लड़की से क्लोज हो जाता है और दोनों शादी भी कर लेते हैं। उनका एक बेटा होता है जो बड़ा होकर आर्मी में जाता है। उसके बाद उन्हें 2 ग्रैंड चिल्ड्रन भी होते हैं और अब सोल्जर काफी बूढ़ा हो चुका था। तो एक दिन जब वो शाम में अपने घर लौटता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन को मार डाला है। वो घबरा के अंदर वाले रूम में जाता है और देखता है कि एक फॉक्स डीमन उसके बेटे को खा रही होती है। इतने में उस सोल्जर की नींद खुलती है और वो देखता है कि इंजर्ड फॉक्स अब भी वहीं सो रही होती है और ये सब सिर्फ एक सपना था। अगले सीन में हम सोल्जर को अपने घर के बाहर निकलते देखते हैं और वो फॉक्स को एक ब्लैंकेट की तरह अपने कंधे पे डालता है। दिस इंडिकेट्स कि सोल्जर ने फॉक्स को मार दिया था और उसके फर से अपने लिए एक रग बना लिया। इसी के साथ चैप्टर 2 कंक्लूड होता है। तो अब आते हैं 3rd चैप्टर पे जिसका नाम है व्हाइट स्नो आइस कोल्ड, जिसकी लोकेशन है द न्यू रिज। इस चैप्टर में डेस्टिन्ड वन एक बार फिर याओगुआई बॉसेस से लड़ते हुए आगे बढ़ता है। डेस्टिन्ड वन याओगुआई किंग कैंग जिन स्टार को डिफीट करके ज़हू बाजी को फ्री करवाते हैं। ज़हू बाजी जर्नी टू द वेस्ट के 4 मेन कैरेक्टर्स में से एक था जो कि हाफ पिग और हाफ ह्यूमन होता है। डेस्टिन्ड वन और बाजी साथ में आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर की फाइनल बॉस याओगुआई किंग येलो ब्रो को हराते हैं, जिसके बाद बोधिसत्व मैत्रिया इन्हें 3rd रिलिक यानी कि हुब्रिस नोज देते हैं। यहीं पे 3rd चैप्टर खत्म होता है और हम फिर से एक स्टोरी को देखते हैं। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं एक विशाल क्रीचर को जो समुद्र में फ्लोट कर रहा होता है जब वो एक फिशर के फिश नेट में फंस जाता है। अब गांव वालों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये विशालकाय जीव क्या है। तभी वो क्रीचर बीच पे लेटे हुए ही अपनी लंबी नेल से खुद को स्क्रैच करता है। ऐसा करते ही उसका स्किन कट होता है और उसके बॉडी में से मोती और सोना निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि जिस गांव में ये क्रीचर पहुंचा था वो बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रिकन था। बच्चे भूख से मर रहे थे और हर तरफ बहुत ही बुरी हालत थी। गांव वाले इस क्रीचर को अपना भगवान मान के इसे टेंपल में ले जाते हैं और स्थापित करते हैं। ये क्रीचर इस गांव के बच्चों को हील करता है, मच्छियों की बारिश करता है, बेसिकली इस गांव की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ऐसे काफी टाइम बीत जाता है और गांव अब पूरा बदल चुका था। इनफैक्ट इस क्रीचर का मंदिर भी बहुत बड़ा और सुंदर बन जाता है। गांव वाले इस क्रीचर को पूजते हैं, फिश और खाने का भोग लगाते हैं और इसके टेंपल में हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है। फिर एक दिन एक गांव वाले के मन में लालच आ जाता है। वो क्रीचर के स्क्रैच करने का वेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी नाइफ से ही क्रीचर के बॉडी पे एक बड़ा सा कट लगा देता है। कट लगाते ही क्रीचर को बहुत दर्द होता है पर काफी सारी मोतियां भी गिरने लगती है। ये देखकर सभी गांव वाले उन मोतियों को लूटने लगते हैं एंड इवेंचुअली और भी लोग अपने हाथों से उस पर अटैक कर देते हैं। लालच में आके वो सब उस क्रीचर को पूरी तरह एम्प्यूटेट यानी कि खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि वो गांव पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। देख के ऐसा लग रहा था कि समुद्री तूफान की वजह से गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया है। यहाँ हम उस क्रीचर को या बेसिकली उसके रिमेन्स को भी देख पाते हैं। तभी वहाँ एक मंक आता है और हम क्रीचर को बात करते हुए सुनते हैं। वो उस मंक से कहता है कि उसने अपनी बात एक बार फिर प्रूव कर दी। दरअसल इन दोनों में एक बेट लगी थी जिसमें क्रीचर ने मंक से बोला था कि ह्यूमंस की पूजा में भी फ्लॉ है और इस बात को प्रूव करने ही वो यहाँ आया था। इस बात पर मंक बोलता है कि क्रीचर ने सिर्फ जीतने के लिए लोगों के मन में केओस प्लांट किया और लास्ट में खुद भी खत्म हो गया। बेसिकली यहाँ ग्रीड यानी ह्यूमंस के लालच को दिखाया गया है एंड हाउ दे वर बीइंग टेस्टेड। और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंक्लूड होता है। अब 4th चैप्टर का नाम है रोजी चीक्स ग्रे हेयर जो सेट है द वेबेड हॉलो में। द डेस्टिन्ड वन और बाजी 4th रिलिक ढूंढते हुए स्पाइडर डीमन के पास पहुंचते हैं। हमें पता चलता है कि स्पाइडर डीमन या वॉयलेट स्पाइडर और बाजी एक दूसरे को पहले से जानते हैं और बाजी वॉयलेट स्पाइडर की सबसे छोटी बेटी का पिता है। वॉयलेट स्पाइडर बाजी को कैप्चर कर लेती है और वो बाजी से शादी करके उस पर फीस्ट करने वाली होती है। उसने अपने प्रीवियस हस्बैंड्स के साथ भी यही किया होता है। ऐसे में डेस्टिन्ड वन बाजी को बचाता है और वॉयलेट स्पाइडर से लड़ता है। इसके बाद वो इस चैप्टर के फाइनल मास्टर 100 आइड दाओइस्ट मास्टर को फेस करता है, जिसके बाद उसे 4th रिलिक यानी कि इनवियस टंग मिल जाती है। एंड देन इस बार हम बाजी की स्टोरी को भी देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे वो पहले सेलेस्टियल किंगडम में रहने वाला एक नॉर्मल एडमिरल था जो मून गॉडेस के लिए ऑब्सेस्ड होता है। तो एक दिन वो एक नॉर्मल लड़की से टकराता है बट उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। कुछ दिनों बाद वो देखता है कि मून गॉडेस किसी और से प्यार करती है। अब क्योंकि उसने गॉडेस को डिजायर किया था तो उसे हेवन से बैनिश कर दिया जाता है और उसे हाफ पिग हाफ ह्यूमन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसा होने के बाद कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती और उसे अपने रिफ्लेक्शन को देख के बहुत बुरा फील होता है। फिर एक दिन वो एक खूबसूरत लड़की से मिलता है जो कि एक शेप शिफ्टिंग स्पाइडर होती है। ये वही लड़की होती है जिससे वो हेवन में टकराया था। वो दोनों एक रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं बट बाजी जब उससे मिलता है तब वो तांग सेजांग और वुकोंग के साथ अपनी जर्नी पे था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जर्नी टू द वेस्ट के बारे में। इसीलिए उसे वॉयलेट स्पाइडर को छोड़ के जाना पड़ा और इसी के साथ चैप्टर 4 भी कंक्लूड होता है।
अब 5th चैप्टर का नाम है गोल्डन चाइल्ड क्रिम्सन ब्लड, जो सेट है फ्लेमिंग माउंटेन्स में। द डेस्टिन्ड वन और बाजी 5th रेलिक चुराने के लिए बुल डीमन किंग को ढूंढते हैं। यहाँ डेस्टिन्ड वन को पता चलता है कि दरअसल रेड बॉय ने अपने पापा यानी बुल डीमन किंग को कैद करके रखा था। ऐसे में डेस्टिन्ड वन डीमन किंग और राक्षसी की बेटी रेड बॉय को फेस करता है, बट जैसे ही डेस्टिन्ड वन रेड बॉय को हराता है वो फिर से रिवाइव हो जाता है और इस बार एक यक्षा के रूप में होता है। यक्षा बेसिकली डेमीगॉड्स को कहते हैं। डेस्टिन्ड वन एक बार फिर से रेड बॉय को हराता है और इस बार रेड बॉय खुद की जान ले लेता है क्योंकि वो हेवन में कैद होके नहीं रहना चाहता था। इसके बाद हम बुल किंग की स्टोरी को देखते हैं और हम देखते हैं कि कैसे बुल किंग को सन वुकोंग की बॉडी मिलती है और वो काफी सैड होता है। एक फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि कैसे बुल किंग और सन वुकोंग फ्रेंड्स हुआ करते थे। इनफैक्ट जब पहली बार वुकोंग हेवन के अगेंस्ट बैटल किए थे तब बुल किंग भी उसके साथ था। नेक्स्ट सीन में हम राक्षसी, जिसका स्पेलिंग है RAKCHASI, प्रोनाउंसिएशन इस वीडियो में अगर उल्टी हो तो मुझे माफ करना क्योंकि ऑफ कोर्स चाइनीज नेम्स है तो थोड़ा दिक्कत है मुझे। एनीवेज हम राक्षसी को देखते हैं और वो बुल किंग से बोलती है कि उसे चाइल्ड बियरिंग रिवर से पानी पीने के लिए फोर्स किया गया। दरअसल एक पूरी रेस है वुमेन की जो जब इस रिवर से पानी पीती है तब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वुकोंग राक्षसी के फैन को लेने आता है। एक्चुअली फ्लेमिंग माउंटेन्स के फायर को शांत करने के लिए एक फैन यूज होता है जो राक्षसी के पास ही रहता है। ये कहानी जर्नी टू द वेस्ट का ही हिस्सा है। खैर तैनसिंग और ग्रुप को इन माउंटेन्स को पार करना होता है, इसलिए वुकोंग को वो फैन चाहिए था। बट ऐसा करने से पहले वो बुल किंग से कहता है कि बुल किंग को भी एक मास्टर ढूंढ लेना चाहिए। वुकोंग कहता है कि उसके और बुल किंग जैसे लोगों के लिए चैन से जीने का यही एक रास्ता बचा है। तब वहां बाजई आता है जो बताता है उसने बुल किंग की कॉन्क्यूबाइन को मार डाला है जो कि एक फॉक्स थी। ये सुन के बुल किंग बहुत गुस्से में आ जाता है और उससे लड़ने के लिए हेवनली फोर्सेस को भी वुकोंग के साथ देना पड़ता है और फाइनली वो लोग मिलके बुल किंग के हेड को डिकैपिटेट कर देते हैं। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है और हम एक बार फिर बुल किंग को वुकोंग के डेड बॉडी को पकड़े हुए देखते हैं। वुकोंग बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो एनलाइटनमेंट पा लेगा तो बुद्धा उस पे और उसके काइंड पर, बुल किंग इंक्लूडेड, सब पर मर्जी दिखाएंगे और उन्हें उनकी मर्जी से जीने का परमिशन दे देंगे। बट उसे अब रियलाइज हो रहा था कि उसके जैसे के लिए जिंदा रहना ही एक फेवर है। अब यहाँ रिवील होता है एक ट्विस्ट। हम समझ पाते हैं कि वुकोंग ने अपनी इच्छा से अपने कॉन्साइंस को डिवाइड नहीं किया था, बल्कि आर्लंग ने उसकी बॉडी को बुचा कर दिया था और यागुआई किंग्स को गार्ड करने के लिए दे दिया था। इसी के साथ 5th चैप्टर भी खत्म होता है। तो इसके बाद फाइनली हम आते हैं 6th चैप्टर में जो कि फाइनल चैप्टर भी है। ये चैप्टर अभी अनफिनिश्ड है इसीलिए इसका कोई नाम नहीं है। यहाँ डेस्टिन्ड वन ने 5 रिलिक्स इकट्ठा कर लिए हैं और अब वो वुकोंग के मिथिकल आर्मर और वेपन को ढूंढ रहा होता है। यहाँ डेस्टिन्ड वन पहली बार समरसॉल्ट क्लाउड को यूज करता है और इससे पहले हम बस वुकोंग को इसे यूज करते देखे हैं। जैसे जैसे डेस्टिन्ड वन अलग अलग बॉसेस को डिफीट करता है वैसे वैसे आर्मर के अलग अलग पीसेस उसे मिलते जाते हैं। डेस्टिन्ड वन सारे बॉसेस को हराने के बाद एक बार फिर माउंट हुआगुओ पहुंचता है और उसे ओल्ड मंकी मिलते हैं, वही जो गेम के स्टार्ट में हमें सन वुकोंग के लेजेंड की कहानी सुना रहे थे। वहां ओल्ड मंक रिवील करते हैं कि 6th रेलिक यानी कि वुकोंग्स माइंड तभी खो गया था जब उसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि रियल वुकोंग जा चुके हैं और अब उन्हें कभी भी रिवाइव नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली इस जर्नी का सोल पर्पस था डेस्टिन्ड वन को इस लायक बनाना कि वो वुकोंग के वेपन और आर्मर को एक्सेप्ट कर सके और वुकोंग की जगह ले सके, यानी कि सही मायनों में डेस्टिन्ड वन ही 6th रेलिक था, यानी कि वो वुकोंग के फ्री माइंड को रिप्रेजेंट करता है और अब से न्यू सन वुकोंग है। इसके बाद डेस्टिन्ड वन वुकोंग के स्टोन बॉडी यानी कि जिसके पास ना तो माइंड है और ना ही सोल, उससे बैटल करता है। अब क्योंकि गेम अभी कंप्लीट नहीं है इसलिए हमें अभी तक सिर्फ 2 ही एंडिंग्स देखने को मिली है। एक जहां डेस्टिन्ड वन वुकोंग की लेगेसी को फुलफिल नहीं करता और उसे भी वुकोंग की तरह वो हेड बैंड पहनना पड़ता है एंड देन न्यू डेस्टिन्ड वन का इंतजार करना होता है। सेकंड एंडिंग में डेस्टिन्ड वन वुकोंग की लेगेसी को फुलफिल कर लेता है और हेड बैंड पहनने से मना कर देता है। तो दोस्तों ये थी ब्लैक मिथ वुकोंग की अब तक की कंप्लीट स्टोरी। गेम के मेकर्स ने कहा है कि वो इस गेम को और भी एक्सपैंड करने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि ये गेम 20th of August 2024 को रिलीज हुई थी एंड ऑफ कोर्स गेम इतनी पॉपुलैरिटी अगर पा ही ली है तो या तो गेम की सीक्वल आ जाएगी या फिर DLCs तो हमें देखने को मिलेंगे ही इस गेम की। स्टोरी सुन के आप समझ ही गए होंगे कि ये स्टोरी कितनी ज्यादा लेयर्ड है और इसमें कितने मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं और होना भी था क्योंकि ये गेम जिस नोवेल पे बेस्ड है वो खुद एक बहुत कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ लिटरेचर है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे बॉसेस को कवर नहीं किया है, वरना वीडियो घंटों लंबी हो जाती, और मैंने काफी चीजों को शॉर्ट में आपको समझाया है ताकि इन केस आप गेम प्ले देखने का या फिर गेम खेलने का प्लान कर रहे हो तो फोकलोर अच्छे समझ आए, या फिर अगर खेल भी लिए हो तो भी भैया फोकलोर समझ में आनी चाहिए ना, कि सिर्फ गेम खेल के मजे लो लोगे। और हाँ, गेम की कहानी सुन के आप ये भी समझ गए होगे कि गेम जो है वो पूरी तरह से नोवेल पे बेस्ड नहीं है, हालांकि इंस्पायर्ड बहुत हेवीली है। जैसे अगर मुझे एक कंपैरिजन ही ड्रॉ करना पड़े तो मैं कह सकता हूं कि नोवेल के अंदर सन वुकोंग काफी मिस्चीवियस से हैं, लेकिन गेम के अंदर उन्हें काफी सीरियस दिखाया गया है, काइंड ऑफ लाइक अ सीरियस ट्रैजिक हीरो, ऐसा ही कुछ टोन है। वैसे गेम के अंदर कुछ ईस्टर एग्स भी हैं, जैसे कि सन वुकोंग को जब इमॉर्टैलिटी प्राप्त हुई थी तो भैया उनकी एज थी 342, और जब आप एज डेस्टिन्ड वन खेलते हैं तो उसका भी जो मैक्स लेवल पहुंच सकता है गेम के अंदर वो 342 ही है। अब यहाँ कुछ ऐसे भी लोग होंगे इंडिया के अंदर जिन्हें लग रहा होगा कि गेम कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड है, एंड यू वुडंट बी रॉन्ग टू थिंक दैट इन अ वे। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बुद्धिज्म कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से ही ब्रांच आउट किया है, मतलब ये बहुत डिबेटेबल बात है, बट या बहुत लोग ऐसा मानते हैं। और देखा जाए तो दोनों रिलीजन में कई डेटीज काफी सिमिलर हैं। अब जैसे जैसे बुद्धिज्म एक्सपांड किया, जैसे कि ईस्ट एशिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहां भी अगर आप जाते हो कंट्रीज में तो आपको हिंदू गॉड्स के टेंपल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप थाईलैंड जाते हो तो वहां आपको गणेश जी की, इवन भगवान राम की मूर्तियां मिल जाएंगी। चाइना के भी कुछ रीजन्स में भगवान नरसिम्हा की टेंपल्स हैं। तो क्योंकि ये गेम बुद्धिज्म और टाओइज्म से इतना इंस्पायर्ड है, यही वजह है कि आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिख जाती है हिंदुइज्म से भी। वैसे आपको पता है वुकोंग के बारे में कहा जाता है कि वो 7 बार इमॉर्टैलिटी हासिल किए थे, मतलब देयर वर 7 वेज टू डू दैट, और उन्होंने 7 कर लिया था। तो अगर इस पे भी पूरा आपको डिटेल्ड फोकलोर चाहिए, क्योंकि मैंने काफी कुछ यहाँ शॉर्ट में बताया है, तो बता देना, वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन ये वीडियो आपको एक अच्छा खासा आइडिया तो दे ही दिया होगा। इसलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये थी ब्लैक मिथ वुकोंग की कहानी, एंड लिटरेचर पे भी थोड़ा अपन टच अपॉन किए हैं। सो आई होप यू लाइक्ड इट। अगर पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।